हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है थिंक एंड ग्रो रिच का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। और इसमें ट्रांसम्यूट का मतलब पहले जान लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है चेंजिंग या ट्रांसफ़र करना वन फॉर्म ऑफ एनर्जी या एलिमेंट टू अदर फॉर्म। ठीक है। इस टॉपिक को हमें पहले बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और आपको समझना होगा। ठीक है। थोड़ी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में। जेफ केलर जी बोलते हैं कि द डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्सप्रेशन इज़ इनबॉर्न एंड नेचुरल। ठीक है। ये जो डिज़ायर होता है ये पहले से हमें मतलब गॉड गिफ्टेड मिलता है और इसे हम एलिमिनेट या सबमर्ज नहीं कर सकते। इसे एलिमिनेट करना उसी तरह होगा कि एक जैसे रिवर होता है उसको डैम कर देते हैं, मतलब डैम बना देते हैं। तो उसका जो पानी होता है वो कुछ टाइम के लिए तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, बट इससे उसमें फोर्स बढ़ जाता है तो हमें आउटलेट देना ही होता है उसमें। ठीक है। तो इसी तरह का कुछ इमोशन के साथ भी है हमारे, ये ऐसे रिलेट करते हैं जेफ केलर। फिर जेफ केलर कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस के बेसिस पे दो पॉइंट्स बताते हैं। द मेन द men of greatest achievement are men with highly developed sex natures, men who have learned the art of sex transmutation. फिर सेकंड है the men who have accumulated great fortunes and achieved outstanding recognition in literature, art, industry, architecture and the professions were motivated by the influence of a woman. ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स बताते हैं। फिर इसमें हिस्ट्री के कुछ एविडेंसेस देते हैं कि जो भी सक्सेसफुल ग्रेट अचीवमेंट्स जिन्होंने भी हासिल किया था वुमेन और मेन ने, उनके अंदर हाईली डेवलप्ड सेक्स नेचर ज़रूर था। ठीक है। फिर द इमोशन ऑफ सेक्स इज़ एन इररेसिस्टिबल फोर्स। ठीक है। फिर उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिसके जिसके लिए हमारा माइंड बहुत फ्रीली रिस्पॉन्ड कर देता है। तो ये कुछ ऐसे इमोशंस हैं, जैसे पहला है द डिज़ायर ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन, दूसरा है लव, फिर तीसरा है अ बर्निंग डिज़ायर फॉर फेम, पावर और फाइनेंशियल गेन मनी, फिर चौथा है म्यूज़िक, पांचवा है फ्रेंडशिप बिटवीन इधर दोज ऑफ द सेम जेंडर और दोज ऑफ अपोजिट, फिर सिक्स्थ है मास्टर माइंड अलायंस बेस्ड अपॉन द हारमनी ऑफ टू और मोर पीपल। ठीक है। फिर सातवां है ऑटो सजेशन, फिर आठवां है फियर, फिर नाइन्थ है नैरकोटिक्स एंड अल्कोहल। फिर आगे हम बात करेंगे सिक्स्थ सेंस के बारे में, जो कि है क्रिएटिव इमेजिनेशन। जब हमारे दिमाग में कोई भी नया आइडिया फ्लैश होता है तो हम उसे हंचेस बोलते हैं। ठीक है, हंच। फिर इसके कुछ सोर्सेज हैं कि कहाँ से वो आइडियाज़ हमारे दिमाग में फ्लैश होते हैं। तो उसका पहला है इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, फिर तीसरा है फ्रॉम द माइंड ऑफ अदर पर्सन, फिर चौथा है अदर पर्सन के सबकॉन्शियस स्टोर हाउस से। इनके अलावा और कोई भी अदर नोन सोर्सेज नहीं है अभी हमारे जानकारी में। ठीक है, ऐसा बुक में लिखा है। जब हम अपने सिक्स्थ सेंस के लिए रास्ता खाली कर देते हैं तो जो आइडियाज़ वो अचीव कर पाता है वो कोई भी ऑर्डिनरी माइंड या एनी अदर सर्कमस्टेंस में कोई भी माइंड नहीं अचीव कर पाता है। तो हमें पहले उसके लिए वे फाइंड करना होगा। ठीक है, क्लियर करने होंगे उसके लिए वेज। ये सिक्स्थ सेंस ही है जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक ऑर्डिनरी और जीनियस इंडिविजुअल में। जो भी ग्रेट आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस और पोइट्स हैं वो ग्रेट बन पाए केवल इसी क्रिएटिव इमेजिनेशन की वजह से। एक ग्रेट ओरेटर हैं जो कि ग्रेटनेस अटेंड नहीं कर पाते जब तक वो अपने आइज़ को क्लोज नहीं कर लेते। तो एक बार उनसे पूछा गया कि वो अपने आँखें क्यों बंद कर लेते हैं, तब उन्होंने बताया कि ये क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो अपने आइडियाज़ से बात करते हैं आँखें बंद करके ही। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे अमेरिका के एक बहुत बड़े फाइनेंशियर थे, तो वो भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले 3 मिनट तक अपने आंखें बंद कर लेते थे और सोचते थे डिसीजन के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि वो कैसे आंखें बंद करके अपने अंदर के आइडियाज़ से बातें करके हम एक अच्छा आइडिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। फिर ऐसे ही एक और एग्जांपल दिया गया है डॉक्टर गेट्स के बारे में। इन्होंने अपने मतलब पैसा ऐसे ही कमाया ही था, इन्होंने
ऐसे ही बैठ बैठ के आइडियाज़ नए नए फाइंड आउट किए थे, पेटेंट फाइल किए थे, और फिर वो पेटेंट वो सेल करते थे लोगों को, और उसी से इनकी अर्निंग होती थी। तो इन्होंने लगभग 200 से ऊपर पेटेंट फाइल किया था। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। फिर एक जीनियस और ऑर्डिनरी इन्वेंटर में डिफरेंस बताते हैं कि जो क्रिएटिव इमेजिनेशन यूज़ करता है वही एक जीनियस इन्वेंटर होता है, और जो ऐसे सिंपली केवल ऑब्जर्व करता है चीज़ें और करने की कोशिश करता है वो एक ऑर्डिनरी इन्वेंटर बन के रह जाता है, और ज़्यादा अचीवमेंट्स भी नहीं मिल पाते उसे। फिर ये भी लिखा है कि टेक इन्वेंट्री ऑफ दोज whom you know to be men of great achievement and see if you can find one among them who is not highly sexed। आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे कि हम सामने वाले के एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हैंडशेक से। हम उसके हैंडशेक से इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि कितना उसके अंदर मैग्नेटिज्म है या लैक कर रहा है। फिर टोन ऑफ वॉइस से, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस से हम उसके अंदर की एनर्जी पता लगा सकते हैं। फिर तीसरा है पोस्चर से, उसके बॉडी पोस्चर से। तीसरा है चौथा है वाइब्रेशन ऑफ थॉट, मतलब वो कैसी बातें कर रहा है, कैसे उसके थॉट्स हैं, इससे पता चल सकता है। ठीक है, एक और इसमें बहुत प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है कि लव इज़ विदाउट क्वेश्चन लाइफ्स ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब लव इज़ विदाउट क्वेश्चन लाइफ्स ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस। एक और टॉपिक आता है इसके बाद, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, हम चाहे कितना भी कोई भी थॉट को प्लांट करने की कोशिश करें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन वही थॉट्स उसमें डिज़ायर्स प्लांट हो पाते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो फीलिंग और इमोशन के साथ मिक्सड होते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे कुछ प्लान्स, डिज़ायर्स, पर्पस ये सब हैंड ओवर कर सकते हैं जो कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके रियलिटी में। एक बहुत बड़े फैक्ट के बारे में जेफ केलर बताते हैं कि ये सब कॉन्शियस माइंड एक मीडियम है जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं अपने थिंकिंग यानी कॉन्शियस माइंड से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस तक। ठीक है, ये कम्युनिकेट करने का ज़रिया है बीच में। ये 13 प्रिंसिपल्स स्टिमुली हैं जिसमें की एबिलिटी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ भी काम कराने के लिए। अगर पहली बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हुए फेल हो गए तो घबराने की बात नहीं है, वो सिर्फ फेथ की बात है। जैसा कि हमने फेथ वाले टॉपिक में देखा था कि फेथ के हिसाब से ही ये काम करता है, तो प्रैक्टिस करते रहना है और फेथ अपने आप डेवलप हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड तक भी बातें पहुंच जाएंगी और वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू कीप पेशेंस। एक और बात है कि ये सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आइडल नहीं बैठा रहता, तो अगर हम इसमें अच्छे डिज़ायर्स को प्लांट नहीं करेंगे तो ये कोई भी थॉट ले लेगा और उसे रियलिटी में चेंज करने लगेगा। तो हमें इसके लिए अच्छे थॉट्स ही भेजने चाहिए अंदर कि सबकॉन्शियस माइंड केवल अच्छे थॉट्स ही ले। फिर 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बताते हैं। पहला इमोशन ऑफ डिज़ायर, दूसरा इमोशन ऑफ फेथ, तीसरा इमोशन ऑफ लव, चौथा इमोशन ऑफ सेक्स, पांचवा इमोशन ऑफ इंथुजियाज्म, पांचवा छठा है इमोशन ऑफ रोमांस, और सेवन्थ है, सातवां है इमोशन ऑफ होप। फिर 7 मेजर नेगेटिव इमोशंस के बारे में बताते हैं कि पहला है द इमोशन ऑफ फियर, दूसरा है द इमोशन ऑफ जेलसी, तीसरा इमोशन ऑफ हेट्रेड, चौथा इमोशन ऑफ रिवेंज, पांचवा इमोशन ऑफ ग्रीड, छठा इमोशन ऑफ सुपरस्टिशंस, और सातवां है इमोशन ऑफ एंगर। पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स एक साथ माइंड में नहीं रह सकते, तो जो एक डोमिनेट करेगा वही रहेगा, और ये हमारे ऊपर है कि हम किसे डोमिनेंट बनाते हैं अपने माइंड में और किसे वीकर बनाते हैं। ठीक है, तो जिसे हम डोमिनेंट बनाएंगे सिर्फ वही सबकॉन्शियस तक जाएगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जाना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम प्रेयर करते समय, जब हम प्रे करते हैं तो उस समय अगर फियर है हमारे दिमाग में तो वो कभी भी रियलिटी में चेंज नहीं होगा, वो कभी भी हमारे इन्फिनाइट इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंचेगा। तो फियर नहीं होना चाहिए प्रेयर के टाइम। और जेफ केलर ये भी कहते हैं कि एक टाइम आएगा जब स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी साइंस ऑफ प्रेयर के बारे में पढ़ाएंगे ज़रूर। फिर आता है हमारा एक और टॉपिक, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। 20 साल से भी पहले
एक डॉक्टर एल्मर आर गेट्स थे, तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि हमारा जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, उसमें दोनों ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन होता है फॉर वाइब्रेशन ऑफ थॉट्स के लिए, और मीडियम होता है बीच में ईथर। ये वैसे ही कंपेयर किया गया है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल्स के तरह। सारा ब्रेन केपेबल होता है वाइब्रेशंस को पिकअप करने में जो कि किसी और ब्रेन के द्वारा रिलीज़ किया गया हो। हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन वाले ही थॉट्स एक दिमाग से, एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक ले जा सकते हैं ईथर के द्वारा। थॉट एक ऐसा एनर्जी है जो कि ज़्यादा हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन से बना हुआ है। फिर कुछ ब्रेन के बारे में स्टोरीज बताते हैं जो कि हमें ब्रेन के बारे में अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है रियलिटी में, मॉडर्न साइंस में भी। और फिर टेलीपैथी के बारे में बताते हैं जो कि एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन या थॉट्स पहुंचाना होता है बिना बोले, तो वो भी एक बहुत हाई रेट ऑफ वाइब्रेशन से बना होता है। और इस टेलीपैथी के लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए थे, लगभग 100,000 ऑफ टेस्ट किए गए थे इसे प्रूव करने में कि टेलीपैथी होता है या नहीं। फिर आगे ये जेफ केलर डिप्रेशन को एक ब्लेसिंग बताते हैं जिसने कि वर्ल्ड को एक नया स्टार्टिंग पॉइंट दिया और एक नई अपॉर्चुनिटी दी। फिर एक अगला टॉपिक आता है द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। ये जो प्रिंसिपल है इसे फॉलो करने के लिए हमें पहले के 12 प्रिंसिपल्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा जेफ केलर बोलते हैं इसमें। फिर बताते हैं कि जो हमारे दिमाग में थॉट्स फ्लैश होते हैं उसे हम हंचेस बोलते हैं, ठीक है, और इंस्पिरेशंस। और ये जो सिक्स्थ सेंस है वो मीडियम ऑफ कांटेक्ट है हमारे फाइनाइट माइंड और इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के बीच में, ठीक है। फिर इट इज़ द मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर है दोनों मेंटल और स्पिरिचुअल का। और ये बिलीव किया जाता है, इट इज़ बिलीव टू बी द पॉइंट एट विच द माइंड ऑफ मैन कॉन्टेक्ट्स द यूनिवर्सल माइंड। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारा दिमाग और यूनिवर्सल माइंड वहाँ पे मीट करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। और इस सिक्स्थ सेंस से हमें आने वाले मुश्किलों, प्रॉब्लम्स के भी बारे में पता चल जाएगी और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता चल जाएगी जिसे हम एम्ब्रेस कर सकें। इन सब से ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये जो राइटर हैं वो मिरेकल्स में विश्वास रखते हैं, लेकिन हाँ ये नेचर ऑफ, लॉज ऑफ नेचर में भरोसा ज़रूर रखते हैं। और वो अपने बारे में बताते हैं कि वो रात में सोने से पहले ये इमेजिन ज़रूर करते हैं कि वो साथ में बैठे हुए, ऐसा फिज़िकली तो अभी प्रेजेंट में मुमकिन हो नहीं सकता कि वो एडिसन, डार्विन, लिंकन, फिर नेपोलियन, फोर्ड, इन सब के साथ बैठें और उनके सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात करें और अपने लिए कुछ राय लें। तो इसीलिए वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो 9 सक्सेसफुल मैन के साथ बैठे हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फिर धीरे धीरे ये नंबर बढ़ते जाता है उनके इमेजिनेशन में, और सक्सेसफुल पीपल्स ऐड होते जाते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हर किसी से, और सब इन्हें आंसर भी देते हैं अलग अलग। अब ये जेफ केलर ये भी बताता है हमें कि हो सकता है काफ़ी लोगों को अजीब लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये अब इतने कंसर्न नहीं होते कि और लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो ऐसा ये करते थे, इन्होंने बताया है इस बुक में। अभी तक हमें फेथ के बारे में बताया गया है इस चैप्टर तक। अब अब बस लास्ट बचा हुआ है पार्ट जो कि फियर के बारे में बताता है, कैसे हमें फियर को हटाना है, और उसके बिना तो प्रेयर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। हमें कोई भी प्रेयर सक्सेसफुल करने के लिए तीन चीज़ें, तीन एनिमीज़ को क्लियर आउट करना होगा। पहला है इनडिसीजन, दूसरा है डाउट, और तीसरा है फियर। इनडिसीजन ही फियर भी पैदा करता है और इनडिसीजन ही डाउट भी, और इन दोनों के मिक्सचर को हम फियर कहते हैं। फिर कुछ कॉमन फियर्स के बारे में बताते हैं जो कि बहुत कॉमन है और ज़्यादातर लोग इसी की वजह से अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला है द फियर ऑफ पोवर्टी, फिर दूसरा है द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तीसरा है द फियर ऑफ इल हेल्थ, चौथा है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, फिर पांचवा है द फियर ऑफ ओल्ड एज, और लास्ट है द फियर ऑफ डेथ। ये कुछ सबसे कॉमन फियर्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हैं।
वैसे फियर कुछ है नहीं, केवल स्टेट ऑफ माइंड है, ऐसा एक लाइन लिखा हुआ है इसमें। फिर ऐसे ही सारे फियर्स के बारे में बताते हैं इसमें, और कुछ सिम्टम्स बताते हैं, जैसे फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के कुछ सिम्टम्स हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ना होना, लैक ऑफ पॉइज होना, यानी कि वॉइस कंट्रोल, पोस्चर, बॉडी पोस्चर ये सब अच्छा ना होना, फिर पर्सनालिटी, फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना, लैक ऑफ एम्बिशन होना, लैक ऑफ इनिशिएटिव होना, ये सारी चीज़ें उसके सिम्टम्स हैं। फिर द फियर ऑफ इल हेल्थ, ये सारी चीज़ें हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फियर है द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, ठीक है। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जेलसी, फॉल्ट फाइंडिंग, गैम्बलिंग, ये 3 सिम्टम्स दिए गए हैं इसमें। और फिर लास्ट में यही बताते हैं कि हमें अपने इन सारे फेयर्स, ऑल 6 फेयर्स को रिकॉग्नाइज करना है और एक एक करके इन्हें दूर करना है। फिर एक सेल्फ एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो कि, और आप भी इसे आंसर करने की पूरी कोशिश करिए। तो मैं बताता हूँ। पहला है, डू यू कंप्लेन ऑफन ऑफ फीलिंग बैड एंड इफ सो व्हाट इज़ द कॉज, ठीक है। तो क्या आप ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं बैड फील होने का, कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, तो उसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है उसका, ये बताइए। फिर है इसके बाद, डू यू फाइंड फॉल्ट विथ अदर पीपल एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, क्या आप दूसरों में फॉल्ट ढूंढते हैं। फिर है, डू यू फ्रिक्वेंटली मेक मिस्टेक्स इन योर वर्क एंड इफ सो वाई, क्या आप ज़्यादातर जल्दी जल्दी मिस्टेक्स करते रहते हैं अपने काम में, और इसका रीज़न बताइए क्यों। आर यू सरकेस्टिक एंड ऑफेंसिव इन योर कन्वर्सेशन, क्या आप हमेशा सरकेस्टिक नेचर के ही रहते हैं कन्वर्सेशन में। डू यू डेलिबरेटली अवॉइड द एसोसिएशन ऑफ एनी वन एंड इफ सो वाई। डू यू सफ़र फ्रिक्वेंटली विथ इनडाइजेशन, फिर कॉज क्या है उसका, इनडाइजेशन का। डज लाइफ सीम फ्यूटाइल एंड द फ्यूचर होपलेस टू यू, क्यों है ऐसा, होपलेस क्यों है फ्यूचर। डू यू लाइक योर ऑक्यूपेशन, इफ़ नॉट वाई, जो आप काम कर रहे हैं क्या आपको वो पसंद है या नहीं, और क्यों। डू यू ऑफन फील सेल्फ पिटी एंड इफ सो वाई। आर यू एनवियस ऑफ दोज हु एक्सेल यू। टू विच डू यू डिवोट मोस्ट टाइम, थिंकिंग ऑफ सक्सेस और फेलियर, वो आप किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फेलियर और सक्सेस के बारे में, तो ये बताइए। फिर आर यू गेनिंग और लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एज यू ग्रो ओल्डर, ये भी काफ़ी अच्छा सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है, क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पूछते हैं, डू यू लर्न समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स, क्या आप कुछ सीखते हैं अपने हर मिस्टेक से। आर यू परमिटिंग सम रिलेटिव और एक्वेंटेंस टू वरी यू, क्या आपने अपने रिलेटिव्स को ये राइट दिया हुआ है कि वो वरी करें आपके लिए। आर यू केयरलेस ऑफ योर पर्सनल अपीयरेंस, तो इसका भी रीज़न दीजिए क्यों केयरलेस है। हैव यू लर्न हाउ टू ड्रॉन योर ट्रबल्स बाई बींग टू बिजी टू बी अनॉयड बाई द, हाउ मैनी प्रिवेंटेबल डिस्टर्बेंसेज अनॉय यू, और आप उसे टॉलरेट क्यों करते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिसे आपको ज़रूर आंसर करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि आप अभी कहाँ पर हो, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसे ज़रूर आंसर करना, और मन हो तो कमेंट भी कर देना। फिर लास्ट में लिखते हैं कि इफ़ वी आर रिलेटेड वी हैव थ्रू दीज पेजेस मेट दी एंड, ठीक है। थैंक यू एवरीवन इन ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए इतने पेशेंस के साथ, ठीक है। और भी ऑडियो बुक्स मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी कुछ समय में, और अच्छे अच्छे फेमस बुक्स के बारे में, वो भी फ्री में यूट्यूब पे, तो आप उसे ज़रूर सुने। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।